अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। अब यहाँ पर क्या बताया गया है हमारी नेक्स्ट हेडिंग के अंदर कि जो एग्रीकल्चर है और जो इंडस्ट्री है ये एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी कि एक दूसरे से अलग नहीं है, कहीं ना कहीं ये मूव करती है कैसे, हैंड इन हैंड, यानी कि साथ साथ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर कैसे, बहुत सिंपल है, आप इसको इस तरह समझिए कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेकेंडरी सेक्टर के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, रॉ मटेरियल की। वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, प्राइमरी सेक्टर से आता है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइमरी सेक्टर है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है किसको, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेकेंडरी सेक्टर को, और सेकेंडरी सेक्टर उस रॉ मटेरियल को यूज करके उसको कन्वर्ट कर रहा है अदर इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स के अंदर। इसके अंदर हम बहुत सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशिंग मशीन्स, ये सब कहाँ बन रही हैं, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में, और फिर रिटर्न में ये मशीन्स बन के वापस से कहाँ जा रही हैं, हमारे प्राइमरी सेक्टर में, जहां पर वो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसको और ज्यादा क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, यानी कि मॉडर्नाइज कर रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर को। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री है वो एक्सक्लूसिव नहीं है एक दूसरे से, वो मूव करती है हैंड इन हैंड यानी कि साथ साथ। अब इसको और ज्यादा हम डिस्कस करते हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है क्या, एग्रो इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एग्रो इंडस्ट्रीज क्या होता है। तो एग्रो इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या होता है, वो इंडस्ट्रीज जो बेसिकली एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल को यूज करता है किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एग्रो इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एग्रो इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, मेजर बूस्ट है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने क्या करा है, राइज करा है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। वो कैसे, आप इस तरह समझिए कि हमने एग्रीकल्चर एज अ रॉ मटेरियल बाय किया और हमने उसको कन्वर्ट किया किसके अंदर, अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर रहा है, प्लस कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को भी क्या कर रहा है, बूम कर रहा है। तो वो यहाँ पर यही बताया गया है। आगे देखते हैं, दे डिपेंड ऑन द लेटर ऑफ for raw materials and sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticides, pesticides, plastic and PVC pipes, machines and tools etc. to the farmer। ये एग्जाम्पल ही हमने डिस्कस किया था कि हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था बेसिकली कि जो एग्रीकल्चर है वहां से हमको बेसिकली क्या आ रहा है, प्राइमरी से रॉ मटेरियल आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर से, फिर उस रॉ मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज के द्वारा कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर, जिसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पंप्स का, जिसमें हमने क्या देखा था कि जब हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं प्राइमरी का, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, थ्रेशिंग मशीन्स, ट्रैक्टर्स बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम किसकी हेल्प कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर की हेल्प कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो भी ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को हमने कन्वर्ट किया रॉ मटेरियल के अंदर, ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट वापस से किसके पास जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर में जाएंगे, और जो प्राइमरी सेक्टर है उसको क्या करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे और उसको क्या करेंगे, बूम करेंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री है ये एक दूसरे से क्या है, एक्सक्लूसिव नहीं है, ये मूव करती है हैंड इन हैंड। और उसका हमने बहुत अच्छा एग्जांपल देखा कि किस तरह से जो एग्रीकल्चर है वहां से हम बहुत सारा रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल देखा एग्रो इंडस्ट्री का। और एग्रो इंडस्ट्री मैंने आपको क्या बताया था, वो इंडस्ट्रीज जो बेसिकली एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल को यूज करके अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में क्या करती हैं, गुड्स को कन्वर्ट करती हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स देखा इरिगेशन पंप्स का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का और अदर टूल्स का। आगे देखते हैं, Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production process very efficient। अब यही यहाँ पर बताया गया है कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है या आप कह सकते हैं जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसने बहुत हद तक हेल्प करी है, जिससे कि हमारा जो प्राइमरी यानी कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो और ज्यादा क्या हुआ है, एफिशिएंट हुआ है और बहुत एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म कर रहा है। इसे आप बहुत इजीली जो पिक्चर आपके सामने है उससे भी समझ सकते हैं। अगर आप देखेंगे पिक्चर में तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं जिसमें जो भी मशीन्स हमारे एग्रीकल्चर में यूज होती है, जैसे कि थ्रेशिंग मशीन्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वो सब आपको दिख रही होंगी। अब बेसिकली ये सब मैन्युफैक्चर कहाँ हुई है, इंडस्ट्रीज के अंदर। और इंडस्ट्रीज में जब ये मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं तो कैसे हुई हैं, जब इन्होंने रॉ मटेरियल यूज करा होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब हम प्राइमरी का एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं और हम उसको कन्वर्ट करते हैं अदर इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज के द्वारा,
तो वो और ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को या हमारी थिंग्स को और ज़्यादा क्या बनाता है, एफिशिएंट बनाता है। तभी यहाँ पर बताया गया कि एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री होती है वो एक्सक्लूसिव नहीं होती है, वो मूव करती है हैंड इन हैंड, जिसमें हमने एग्जांपल डिस्कस किया लाइक फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, थ्रेशिंग मशीन्स का, टूल्स का, कि कहीं ना कहीं ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज थी जहाँ पर हमने क्या करा, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल को यूज़ किया, अदर वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को अंदर कन्वर्ट किया और इन्हीं प्रोडक्ट को वापस से हमने किसको दिया, प्राइमरी को दिया, सो दैट हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटी है, जो हमारी प्राइमरी प्रैक्टिस है, वो और ज़्यादा क्या हो सके, बूस्टअप हो सके और एफिशिएंटली क्या कर सके, वर्क परफॉर्म कर सके और ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री जो है वो मोर स्पीड में क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। क्योंकि कंट्री लाइक इंडिया, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है कंट्री की वो कहाँ इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर। तो हमारी जैसी पॉपुलेटेड कंट्री या इतनी सारी जो पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करते रहें और वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के थ्रू। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्या होगा, क्लियर होगा। सो नाउ वी विल सी व्हाट द नेक्स्ट हेडिंग इज। सो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। तो अब हम देखेंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन रहता है हमारी इंडस्ट्रीज का हमारी नेशनल इकोनॉमी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट द फर्स्ट पॉइंट सेज। Over the last 2 decades, the share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP out of a total of 27% for the industry, which includes 10% from mining, quarrying, electricity and gas। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो बेसिकली हम परसेंटेज वाइज और शेयर वाइज बात करते हैं। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि अगर हम देखेंगे लास्ट 2 डिकेड्स के अंदर, तो जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो कहीं ना कहीं क्या है, स्टैग्नेटेड है। स्टैग्नेटेड मीन्स होता है एक तरह से आप कहते हैं स्थिर है, यानी कि ऑलमोस्ट सेम पैटर्न या सिमिलर पैटर्न पर चल रहा है। और वो कितना बताया गया है, 17% ऑफ जीडीपी, यानी कि हमारी जो जीडीपी है उसका 17% जो पार्ट है वो किसका है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, आउट ऑफ टोटल ऑफ 27%। यानी कि जो टोटल है 27% वो किससे आता है, इंडस्ट्री से आता है, जिसमें इंक्लूड करता है 10% किससे, माइनिंग से, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो किस में आती हैं, माइनिंग इंडस्ट्रीज में आती हैं, क्वायरिंग में आती है, इलेक्ट्रिसिटी में आती है, गैस में आती है, वो सब इंडस्ट्रीज का इंक्लूड करता है 10%। और जो टोटल अगर हम देखेंगे वो कितना है, 27% है, जिसमें से जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका कितना शेयर है, तो उसका शेयर है 17%। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर इट इज 25 to 35%। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारा जो शेयर है जो हमने देखा 17% का, वो बहुत ज़्यादा कम है अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, जो हमारी ईस्ट एशियन इकोनॉमीज हैं वहाँ पर ये शेयर कितना है, ये शेयर है 25 to 35%, जबकि हमारी कंट्री के अंदर कितना है, ये शेयर 17% है, जबकि बहुत कम है, वो भी ऐसी कंट्री में जहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की। और जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट हो सकता है अगर हम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर यही कंपैरिजन बताया गया है कि जब हमने अबव पॉइंट के अंदर देखा तो इंडिया के प्रोस्पेक्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो शेयर है जीडीपी में वो कितना है, 17% है। जब हम उनको अदर कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, जिसमें एग्जांपल दिया हुआ है स्पेशली ईस्ट एशियन इकोनॉमीज का, वहाँ पर जो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये कितना है, 25 to 35%। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो शेयर है वो क्या है, मच लोअर है। तो आई होप आपको वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC has been set up to improve the productivity of the industries। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि भाई जो ये शेयर है जो इतना कम है, अगर हम देखते हैं लोअर है, अगर हम कंपेयर करते हैं उसको अदर इकोनॉमीज से, तो कहीं ना कहीं इस शेयर को इंक्रीज करने के लिए या जो अदर इकोनॉमीज है उनके बराबर लाने के लिए हमने क्या किया है, हमने सेटअप की है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NMCC। इसे सेटअप किया गया है सो दैट हम इम्प्रूव कर सके हमारी इंडस्ट्रीज प्रोडक्टिविटी को, यानी कि जो इंडस्ट्रीज है उनको हम क्या कर सके, प्रमोट कर सके, उनकी प्रोडक्टिविटी को हम क्या कर सके,
इंक्रीज कर सकें, सो दैट जो अदर इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की उसके कंपैरेटिवली हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ला सकें। क्यों? क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, लो है, अगर हम उसे कंपेयर करते हैं स्पेशली ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में वो कितना है हमारी इंडस्ट्री या आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। इंडस्ट्रियल लोकेशन, अब नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो आप याद करिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कहीं ना कहीं आपको एक प्रीवियस चैप्टर पे लेके जाऊंगा जो था, हमने स्टडी किया था ग्लोबलाइजेशन। तो उस चैप्टर के अंदर हमने क्या स्टडी किया था? उस चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया था बेसिकली कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज ओनर्स होते हैं, बेसिकली जो एमएनसीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ऑफिसेज और अपनी जो फैक्ट्रीज हैं उन्हें सेटअप करना प्रेफर करती है ऐसी लोकेशन, ऐसी प्लेसेस पे जहां पर उनको जो रॉ मटेरियल है या जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसा आए, कम आए, लो आए, सो दैट उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। और जब भी हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप इमेजिन करिए कि आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आप कोई अपनी नई फैक्ट्रीज जो हैं वो सेटअप करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? तो आप इमेजिन करिए कि आप अपनी कोई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं, तो आप क्या डिमांड करेंगे, आपकी क्या थिंग्स होगी माइंड में जब आप कहीं जगह फैक्ट्रीज खोलेंगे? तो सिंपल सा हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा कि वहां पर मुझे जो लैंड है वो अच्छा मिले, ठीक है ना, कम रेट में मिले, प्लस लैंड के साथ साथ वहां पर मुझे लेबर मिले, दोनों तरह की लेबर मिले, जिसमें स्किल लेबर भी हो, अनस्किल्ड लेबर भी हो, यानी कि एजुकेटेड लेबर भी हो और अनएजुकेटेड लेबर भी हो। सर थर्ड मैं सोचूंगा कि मेरे को रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी अच्छी हो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अच्छा हो, जिससे कि मैं प्रोडक्शन यानी कि रॉ मटेरियल्स को बाय कर सकूं और उनको कन्वर्ट करके अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स के अंदर मार्केट में सेल कर सकूं। गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हों जो बेसिकली क्या करे, इंडस्ट्रीज को या इंडस्ट्री ओनर्स को क्या करे, हेल्प करे। तो ऐसे ही जिस तरह से आज आप हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जो हमारे बड़े इंडस्ट्रीज ओनर्स होते हैं, जो लार्ज एमएनसीज होती हैं, वो भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती है। क्यों? क्योंकि उनका जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करें, रिड्यूस करें और अपने प्रॉफिट मार्जिन को क्या करें, इंक्रीज करें। तो वो इसीलिए ऐसी प्लेसेस को प्रेफर करते हैं जहां पर उनकी कॉस्ट क्या हो सके, कम हो सके। तो बेसिकली जब भी कोई पर्टिकुलर एमएनसी या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो भी बिजनेसमैन है, जब वो इंडस्ट्री सेटअप करने की सोचता है, सेटअप करना चाहता है किसी भी एरिया में, तो प्रिफर करता है कुछ थिंग्स को। जैसे कि अगर आप देखेंगे, आपके सामने यहाँ पर एक पिक्चर गिवन है, इस पिक्चर में आप देखेंगे कुछ थिंग्स गिवन है, जैसे कि रॉ मटेरियल है, पावर है, लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, मार्केट है, वाटर फैसिलिटीज है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है। तो इस तरह की कुछ फैसिलिटीज जो होती हैं ये बेसिक फैसिलिटीज होती हैं। तो जो इंडस्ट्रीज ओनर्स होते हैं, जो लार्ज एमएनसीज होती हैं, इस तरह की जो प्लेसेस होते हैं बेसिकली उनको प्रेफर करते हैं ताकि वो ऐसी जगह पर अपने ऑफिसेज और अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप कर सकें। क्लियर? अब देखते हैं बुक क्या कहती है। तो देखते हैं व्हाट द फर्स्ट पॉइंट सेज, इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अब जो इंडस्ट्रियल लोकेशन होती हैं वो बेसिकली क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में। ऐसा क्यों कहा गया है वो हम देखते हैं। These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power and market etc. क्यों? यहाँ पर इसलिए ऐसा कहा गया है कि जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है वो कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में, बिकॉज दीज आर इन्फ्लुएंस बाय अवेलेबिलिटी। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल लोकेशन होती है बेसिकली इनको इन्फ्लुएंस करती है कुछ थिंग, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है रॉ मटेरियल का, लेबर का, कैपिटल का, पावर का, मार्केट का एक्सेट्रा। और आप याद करिए इससे पहले हमने यही स्टडी किया था कि जो लार्ज एमएनसीज होती हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो बेसिकली अपने ऑफिसेज, अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करना वहीं प्रेफर करते हैं जहां पर उन्हें रॉ मटेरियल की इजीली रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो जाए, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, जो लेबर है चाहे वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, दोनों ही तरह की लेबर उनको अवेलेबल हो, लैंड की अवेलेबिलिटी हो, लैंड उनको चीप रेट में मिले, कैपिटल यानी कि जो मनी की रिक्वायरमेंट यानी कि जो बैंकिंग सिस्टम्स वगैरह होते हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो, सो दैट वो इजीली रॉ मटेरियल्स को बाय कर सके और उनको मैन्युफैक्चर्ड करके, उनको प्रोड्यूस करके, उनको इजीली मार्केट के अंदर सेल कर सकें। जो मार्केट हो वो क्या हो, नियर बाय हो, सो दैट उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बचे
वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो, अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क अवेलेबल हो। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो इंडस्ट्रियल लोकेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में। क्यों? क्योंकि बेसिकली इनको इन्फ्लुएंस करती है कुछ थिंग्स, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट एक्सेट्रा। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। इट इज रियरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि जितने भी थिंग्स हम पढ़ रहे हैं, जितने भी थिंग्स हमने स्टडी करा, लाइक लैंड है, रॉ मटेरियल है, पावर है, मार्केट फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, तो ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली क्या है, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कि ये सभी थिंग्स जो है हमको बेसिकली अवेलेबल हो सके एट वन प्लेस। और यहाँ पर भी यही बताया गया है कि रियरली पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है कि जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े वो अवेलेबल हो सके एक प्लेस के अंदर। तो फिर इसका क्या समाधान है वो हम देखते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। बेसिकली अगर ये सब जो थिंग्स हैं वो वन प्लेस पे अवेलेबल अगर नहीं होंगी तो फिर इसका क्या समाधान है, यानी कि क्या सॉल्यूशन है, वो हम देखते हैं। Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, आप इसे रिलेट कर सकते हैं अबव पॉइंट के साथ। और अबव पॉइंट के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से बहुत कम चांसेस है, कम पॉसिबिलिटी है कि जितने भी फैक्टर्स हमने अबव डिस्कस करे, जैसे कि रॉ मटेरियल है, लेबर है, मार्केट है, पावर है, इस तरह की फैसिलिटी एक प्लेस पर अवेलेबल हो सके। तो बेसिकली जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, जो एमएनसीज होती हैं, वो क्या प्रेफर करती हैं, वो प्रेफर करती हैं ऐसी प्लेसेस पे अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, अपने ऑफिस को सेटअप करना जो मोस्ट क्या हो, अप्रोप्रिएट प्लेसेस हों। यानी कि या तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्टर्स हमने डिस्कस करे अबव पॉइंट के अंदर वो अवेलेबल हों, और अगर वो अवेलेबल भी ना हो तो कहीं ना कहीं जो भी रिक्वायरमेंट उनको चाहिए वो सब कैसे अवेलेबल हो, वो अवेलेबल हो एट लोअर कॉस्ट के अंदर, यानी कि कम रेट के अंदर उनको थिंग्स मिले। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था और हमने पढ़ा था कि जो एमएनसीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनका मेन टारगेट क्या होता है, उनका मेन टारगेट होता है कि वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करें सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है या जो मनी है उसको अर्न कर सकें। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जब रेयर पॉसिबिलिटी है कि जितने भी फैक्टर्स या जितने भी थिंग्स उनको चाहिए होती है प्रोडक्शन के लिए वो एक प्लेस पे अवेलेबल ना हो, तो वो प्रेफर करते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेसेस जहाँ पर वो अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप कर सकें। और ये प्लेसेस क्या कहाँ होंगी, जहाँ पर जो भी फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हों, यानी कि रॉ मटेरियल है, मार्केट है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, ये ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स अवेलेबल हों। और कैसे अवेलेबल हों एट लोअर कॉस्ट के अंदर, सो दैट वो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कर सकें और कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर सकें। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या बताया गया है कि जो की है डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन की, वो क्या है, लीस्ट कॉस्ट। और यही अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं, जितने भी फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, लार्ज एमएनसीज होती हैं, उनका कहीं ना कहीं मेन मोटिव होता है कि वो कॉस्ट को क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें, सो दैट वो अपने प्रोडक्शन या आप कह सकते हैं अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। यहाँ पर वही बताया गया। आगे देखते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, कहीं ना कहीं वो भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं फैक्ट्री ओनर्स को, एमएनसीज को, ताकि वो अपनी फैक्ट्रीज वहाँ पर सेटअप कर सकें। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस प्लेस में भी आप क्या करेंगे, अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये चाहेंगे कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको क्या करे, सपोर्ट करे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठेगा, सर गवर्नमेंट हमको क्यों सपोर्ट करेगी? वो इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री, यहाँ अगर हम एग्जांपल लें हमारी ही कंट्री का, तो हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की एंड पॉवर्टी की प्रॉब्लम है। तो बेसिकली अगर हम कहीं पे भी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, पीपल को एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो कहीं ना कहीं हम जो गवर्नमेंट के ऊपर जो ये बर्डन है अनएम्प्लॉयमेंट का एंड पॉवर्टी का, उसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट्स होती है वो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, उनको क्या करती हैं, कुछ लिबर्टीज देती हैं। और यहाँ पर यही बताया गया है कि बेसिकली जो कहीं ना कहीं डिसीजन होता है फैक्ट्रीज को सेटअप करना या उनकी लोकेशंस को डिसाइड करना, वो प्रेफर करता है
कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो स्पेशलाइज्ड लेबर है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होंगी, जब गवर्नमेंट क्या करेगी, जो लार्ज एमएनसीज होती है, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इनको क्या करेंगी, कुछ सब्सिडीज़ देंगी, चाहे इनको लैंड जो है वो क्या करे, कम रेट में अवेलेबल कराए, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी जो है कम रेट में अवेलेबल कराए, या उन लोकेशन में जो भी लेबर यानी कि अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर जो भी इंडस्ट्रीज ओनर्स को या एमएनसीज को चाहिए वो उनको बहुत ही इजीली क्या हो, अवेलेबल हो सके। तो ऑटोमेटिकली जो फैक्ट्री ओनर्स होंगे या जो एमएनसीज होंगी वो ऐसी प्लेसेस पे अपनी फैक्ट्री सेटअप करना क्या करेंगी, प्रेफर करेंगी। तो आई होप आपको वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जो अर्बनाइजेशन है ये क्या है, साथ साथ होता है। कैसे? कि कहीं भी अगर मैंने इंडस्ट्री सेटअप करी तो ऑटोमेटिकली जब मैं इंडस्ट्री सेटअप करूंगा तो उस प्लेसेस में क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और उन फैक्ट्रीज में वर्क करने के लिए पीपल रहेंगे। तो जब पीपल वहां पर काम करने आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनको आसपास नियर बाय मार्केट चाहिए होंगे, रहने की प्लेसेस चाहिए होंगी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अर्बनाइजेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो ही यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जो अर्बनाइजेशन है वो क्या करता है, मूव करता है हैंड इन हैंड, यानी कि साथ साथ। आगे देखते हैं। Cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice etc. to the industry। अब यहाँ पर क्या बताया गया है नेक्स्ट, कि कहीं ना कहीं जो सिटीज होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं क्या, मार्केट, और ऑल्सो प्रोवाइड करती हैं अदर सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग सर्विस हो गई, इंश्योरेंस सर्विस हो गई, लेबर सर्विस हो गई। तो इस तरह की जो सर्विस है वो सब हमें कहाँ मिलती हैं, सिटीज में बहुत इजीली मिलती है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल ओनर्स होते हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्रीज होती है उसे सेटअप करना प्रेफर करते हैं कहाँ पर, सिटीज के नियर बाय, सो दैट उनको इजीली जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, मार्केट चाहिए या अदर फैसिलिटी चाहिए वो उनको इजीली क्या हो सके, अवेलेबल हो सके। और कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जो अर्बनाइजेशन है ये भी क्या करता है, मूव करता है हैंड इन हैंड। यानी कि अगर मैं कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप करूंगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या आएगा, अर्बनाइजेशन आएगा। तो आई होप आपको वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Many industries tend to come together to make use of the advantages offered by the urban center known as agglomeration economies। अब यहाँ पर क्या बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, यहाँ पर बताया गया ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो साथ में आती हैं, और साथ में क्यों आती है, सो दैट वो यूज कर सके जो भी एडवांटेज ऑफर्ड होती है किसके द्वारा, अर्बन सेंटर्स के द्वारा, जिसे कहा गया है बेसिकली क्या, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। तो आप इसको इस तरह समझिए बेसिकली कि जो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज होता है ये क्या होता है, बेसिकली आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर आप कह सकते हैं फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है कुछ स्पेशलाइज्ड गुड्स का। तो वो जो पर्टिकुलर एरिया होता है वहां पर जो फर्म्स हैं उनको क्या होती है, एडवांटेज होती है। अब किस तरह की एडवांटेज होगी, जब वहां पर सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री सेटअप है। तो अगर सपोजिटली ए जो इंडस्ट्री है, सब हम इमेजिन करते हैं एग्जांपल से कि वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो हम 2 या 3 इंडस्ट्री को लेते हैं ए, बी और सी करके। तो सपोजिटली जो ए इंडस्ट्री है अगर उसको कोई रॉ मटेरियल चाहिए तो हो सकता है कि जो बी है या जो सी है उसको भी सिमिलर काइंड ऑफ क्या चाहिए हो, रॉ मटेरियल चाहिए। तो जब सामने से रॉ मटेरियल आएगा, यानी कि जिससे भी रॉ मटेरियल हम बाय कर रहे हैं, हो सकता है कि जो बी है या जो सी इंडस्ट्री है वो भी उसी से बाय करती हूँ। तो जब इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल आएगा तो हो सकता है कि जब सेम गुड्स वहां पर मैन्युफैक्चर्ड होते हैं तो सेम रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। जब सेम रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या होगा, सेम जब रॉ मटेरियल आएगा तो वो कैसा पड़ेगा, चीप पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो बल्क में ऑर्डर होगा। प्लस इसका एक और बेनिफिट है, वो क्या है, आपने बहुत कॉमनली वर्ड सुना होगा, लाइक हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फॉर एन एग्जांपल, तो जो सबसे कॉमन हमारा क्लस्टर है इंडस्ट्रीज का वो है लाइक फेमस मुंबई पूना क्लस्टर। तो जो मुंबई पूना क्लस्टर है वहाँ पर लाइन से क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज सेटअप है। तो इस तरह के जो क्लस्टर्स होते हैं जहाँ पर इतनी सारी लाइन से फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, तो इस तरह के जो एरियाज होते हैं यहाँ पर जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं वो बेसिकली ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं
और किस तरह का ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, आप कह सकते हैं एक तरह से प्रेशर ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट जो इनका मेन मोटिव है कि कहीं ना कहीं इनका जो कॉस्ट है वो क्या हो, रिड्यूस हो। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट जो भी रिक्वायर्ड अवेलेबिलिटी चाहिए होती है इंडस्ट्रीज को, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो मार्केट फैसिलिटी हो, चाहे वो वाटर की फैसिलिटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी हो, तो इस तरह की जो भी फैसिलिटी इनको चाहिए वो इनको क्या मिल सके, अवेलेबल हो सके। और वो भी कैसे अवेलेबल हो सके, तो वो अवेलेबल हो सके एट लो कॉस्ट में, सो दैट इनका जो प्रॉफिट है वो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। अब आपके माइंड में फिर एक क्वेश्चन इंक्रीज उठेगा, और वो क्या होगा कि सर क्यों गवर्नमेंट इनकी जो डिमांड्स उनको फुलफिल करेगी। तो मैं वापस से आपको समझाना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट है बेसिकली कंट्री लाइक इंडिया, वो इसलिए इनकी डिमांड मानेगी, क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि हमारी जो कंट्री है उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारी जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं वो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाती पीपल्स के लिए। तो हमारी कंट्री के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो पॉवर्टी है उसका जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है। तो जब इस तरह की इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज और लार्ज एमएनसीज इंडिया में आएंगी और सेटअप होंगी, तो ऑटोमेटिकली वो हमारी गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं किस चीज़ में, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट है जब वो उनकी हेल्प कर रही है इस तरह से लार्ज एमएनसीज एंड इंडस्ट्रीज, तो कहीं ना कहीं जो इस तरह की लार्ज एमएनसीज और इंडस्ट्रीज हैं जब वो गवर्नमेंट से कुछ डिमांड करती हैं, तो जो गवर्नमेंट है उनको भी वो क्या करनी पड़ती है, फुलफिल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जब इंडस्ट्रीज होती हैं वो साथ में आती हैं, स्पेशली यूज करती हैं जो एडवांटेज ऑफर्ड होती हैं अर्बन सेंटर्स की, और बेसिकली इस थिंग को क्या कहा जाता है, इस थिंग को कहा जाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। क्या कहा जाता है, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को।